बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस से दो खबरें आई और इन दोनों खबरों ने पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। पहली खबर जस्टिस काजी फाइज साहब की तकर्री है। सदर साहब ने इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सदर साहब को ये नोटिफिकेशन जारी करना भी चाहिए था, लेकिन इसके अंदर एक मिस्ट्री है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये 87 दिन पहले जारी कर दिया गया, जिसकी नजीर पाकिस्तान में इससे पहले नहीं मिलती। मैं आपके सामने 5 साबिक चीफ जस्टिस साहबान की प्रोफाइल रखता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइए कि इसमें और उस नोटिफिकेशन में क्या फर्क है। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का नोटिफिकेशन 15 दिन पहले जारी हुआ था उनकी तकर्री से। साकब निसार साहब का नोटिफिकेशन 24 दिन पहले हुआ था। आसिफ सईद खोसा साहब का 15 दिन पहले हुआ था। गुलजार अहमद साहब का 17 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का 16 दिन पहले हुआ था। लेकिन काजी फायज साहब का नोटिफिकेशन 87 दिन पहले जारी कर दिया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये हम आज के प्रोग्राम में यकीनन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ जज पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच भी बना दिया और इस बेंच के अंदर काजी फायज ईसा साहब भी मौजूद हैं और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब भी मौजूद हैं। और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इसमें 6 लोग वो हैं, 6 जजेस वो हैं जिनका टिल्ट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ और बाकी 3 जजेस जो हैं वो थोड़े से मुखालिफ राय रखते हैं। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब, अमर अली असराना साहब और मदर अब्बास साहब। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, दोनों खबरें आपके सामने, ये फरमाएं कि ज्यादा अहम कौन सी? मेरे ख्याल में दोनों ही गैर अहम हैं। दोनों ही गैर अहम है। खबरों ने तहलका मचाया। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आईन में ये लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट आदमी चीफ जस्टिस बनेगा, सीनियर मोस्ट जो जज है। ठीक, वो तो इन्होंने बनना ही बनना है, नोटिफिकेशन ना भी हो तो बन जाए। 87 दिन पहले क्या जरूरत है? हाँ, उसका एक फायदा तो मुझे आज नजर आया है। ठीक, कि काजी फैज ईसा जैसा आदमी पहली दफा कई सालों में किसी बड़े बेंच में बैठा है। ठीक, एक फायदा तो हुआ है। ठीक, तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बेंच भी तो बना है ना उसके साथ। जी नहीं, मुराद ये बेंच में बिठाया गया है ना, इस तरफ नोटिफिकेशन हुआ है और साथ ये बेंच भी बन गया। मैं तो मजाहन कह रहा हूं ना कि कम से कम एक फायदा ये हुआ है कि किसी बड़े केस में वो 2-2 मरलों के केस सुन रहे थे। जस्टिस तारिक मसूद साहब बड़े काबिल और बड़े माशाल्लाह हम्बल हो सुनने वाले जज है, वो भी बेचारे किसी बेंच में नहीं बैठते थे, आज उनको बिठा लिया गया है। तो एक फायदा तो मुझे नजर आता है। अलबत्ता मेरा ख्याल में ये है कि मैं कह नहीं सकता कि कोई दबाव डालने के लिए नहीं, इसलिए कि आइन में लिखा हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें कोई लेना चाहिए रूटीन। लेकिन सर ये अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले मिसाल नहीं है पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में किसी चीफ जस्टिस की तकरीर 87 दिन पहले नहीं हुई। और आपको पता है कि किससे चीफ जस्टिस बनना है? कोई भी प्रेसिडेंट पहली दफा जब बनता है तो पहली दफा होता है, तो आज बन गया एक। वैसे जरूरत क्या थी? नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये आइन में मजबूरी है ना, ये बनना है। नोटिफिकेशन न भी करे बनता है तो नोटिफिकेशन की मेरी जाती राय में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिवाय इसके कि आपने एक पोजीशन को डिक्लेयर किया है। या तो आपको पता होता ना कि मिस्टर जावेद चौधरी ने बनना है, मिस्टर खान ने बनना है या मिस्टर राणा ने बनना है, तो उनमें से किसी एक कर देते और बात थी। ये मेरे ख्याल में क्लेरिकल सी रूटीन सी एक बात है। अलबत्ता एक फायदा जरूर हुआ है उसका कि इंशाल्लाह काजी साहब या और सीधे जज साहबान जो है ये इंशाल्लाह बेंचेस में आप बैठा करेंगे। और ये जो सुबह बेंच बन रहा है, बन गया सर, और सुबह 11:45 पे जो हेयरिंग हो रही है, क्योंकि इस वक्त फौजी अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं जी। और सीनियर वकला जो पाकिस्तान के इस वक्त, उसमें लतीफ खोसा साहब हैं, उसमें चौधरी एतजाज हसन साहब हैं, और इन दोनों का ख्याल ये, बल्कि इसमें तो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब भी शामिल हो गए, इनका ख्याल ये है कि सिविलियन के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चलने चाहिए। पिटीशंस थी और आज चीफ जस्टिस ने पूरी तरह। 2 पहलू हैं। पहलू ये है कि पाकिस्तान के लॉ में तो ये चीज मौजूद है, गलत सही की और बहस है, मौजूद है, और वो कानून 1967 से है। ठीक, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सक्सेसफुल गवर्नमेंट ने चेंज किया, ना हमारी पार्टी ने चेंज किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ठीक, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में 25 केसेस सिविलियन के, बलोची और पठानों के जो है वो इस पे ट्रायल हुए हैं। और अदालतें यही अदालतें, और उस वक्त जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने नोटिस नहीं लिया और इन दोनों वकला। मैं जज साहबान में अदब से बोलता हूं। अलबत्ता दूसरी बात और भी है, ये तमाम अदालतें मुख्तलिफ फैसलों में ये ऐलान कर चुकी हैं कि ये ऑफेंसेस ट्रायल हो सकते हैं, और उन्होंने एक रास्ता भी बताया था कि अगर मिसकैरेज जस्टिस होगा हम उसको रिट में सुनेंगे। अलबत्ता एक फर्क है, वो ये कि 2014-15 में जो अमेंडमेंट हुई थी ना, जिसके तहत आम क्रिमिनल को, टेररिस्ट वगैरह को ट्रायल किया जाता था, वो अब ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आईनी
जरूरत थी। और मैं एक बात और अर्ज करता हूं, जब ये फैसला हो रहा था ना लीडरशिप का, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, चौधरी साहब पीपल पार्टी को करते थे। चौधरी साहब ये कहते थे कि आइन की अमेंडमेंट किए बगैर मिलिट्री कोर्ट बनाए। ठीक है, हमने कहा ये नहीं बननी चाहिए। मैंने मियां साहब से कहा ये काम न करें। लियाकत अली हुसैन केस में आखिरकार जो है मैंने प्रिवेल किया और हमने आईनी अमेंडमेंट की, लेकिन वो बिल्कुल साहब का मौका मुख्तलिफ नहीं, वो थोड़ा था टेररिज्म से मुंसलिक। वो मैं आज भी कहता हूं कि वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आइन के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन ये और चीज है, ये है कि मुख्तसर मैं अर्ज कर दूं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करना, उनके राज चोरी करना, ये 2-3 ऑफेंसेस हैं। उसका इस वक्त के लॉ के तहत ट्रायल हो सकता है और 50-60 साल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट इसको कंडोन कर चुका। अगर अब ये चेंज करेंगे तो फिर सवाल पैदा होंगे वाई नाउ। ठीक है, अच्छा राज साहब फरमाइएगा सर, ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो सकता, कल चौधरी एतजाज अहसन साहब और लतीफ खोसा साहब की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब के साथ, और उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि ये दोनों मायूस हैं। चीफ जस्टिस साहब ने शायद इनकी बात नहीं मानी, लेकिन जब आज बेंच बना तो एक तो ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद इनकी मुलाकात की वजह से बेंच बना है। दूसरा ख्याल ये भी किया जा रहा है कि जब सुबह नोटिफिकेशन जारी हुआ काजी फायजी साहब का, तो फौरी तौर पर यह बेंच भी बन गया। जितना जफरुल्लाह साहब ने, जाहिर है इनका एक ब्यूरोक्रेटिक तजर्बा, एक लॉयर के तौर पे, एक सियासतदान, जाहिर है उस हुकूमत का हिस्सा थे, तहम्मुल से बात की। जाहिर है हम जज्बाती हो जाते हैं थोड़े से चीज़ों को देखते हुए। जो आपने कहा, हमसे मुराद मैंने अपनी और आपकी दोनों की बात कर दी कि ये बड़ी खबरें हैं। ये इसलिए बड़ी खबरें हैं कि जिस दिन से 184(3) पे स्टे आया है, काजी फायजी साहब आज खुद किसी बेंच में नहीं बैठ रहे। बिल्कुल ठीक। पहली बात तो यह है कि कल ये इम्तिहान होगा कि क्या वो बैठेंगे या ये बेंच टूटेगा। मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी ये मुझे बता सकते हैं, और जस्टिस जवाद खाजा की कोई कराबतदारी भी है, दोस्ती भी है। क्या वो जो इतना अच्छा जज है वो उसके मुताबिक उस बेंच में बैठेंगे? या अफरीदी इसमें है, मतलब ये 4 एक तरफ हैं, 5 एक तरफ, अफरीदी उठ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं, उनका सॉरी डिक्लेयर्ड मौके है उनका, मैं नहीं बैठूंगा। क्लियर होगी ना जी कि ये बेंच कल मतलब मेरे मुताबिक टूटने जा रहा है। तो ये उन्होंने ये बार अपने ऊपर नहीं लिया उस 8 रुकनी बेंच पे जिसने 184(3) को कानून बनने से पहले स्टे किया। यहां इनको डाला क्यों? सवाल ये वाला है कि जनाब आपकी तो मकसद था बराबर जजेस की आपस में बनती नहीं, और वो कह रहे हैं पहले फैसला करें अपने घर में बैठ के कि बेंचेस की तश्कील कैसे होनी है। ठीक है, और ये बात वो कानून बनने से पहले से कह रहे हैं कि हुजूर जब कभी हुआ करता था तो बेंचेस, ये साकिब निसार साहब के बाद शुरू हुआ काम। जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना, नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट को वो एडमिनिस्टर कर रहा होता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है, हर जगह यही ठीक है, रवायत है एक, मतलब ये वाकई जगह पे सब रिवायत है। ये जो कमीशन में जज का नाम चीफ जस्टिस से पूछना कोई कानूनी और आईनी जगह नहीं है, ये रिवायतन है। गवर्नमेंट रिवायत तोड़ दे, जैसे वो कह रहे हैं कि पहली दफा बनेगी तो एग्जाम्पल टूट भी सकती है अगर बनाई है किसी ने। कोई कानून का रास्ता नहीं है कि आप उनसे पूछने के पाबंद हैं, और वो जज भी पाबंद नहीं है कि वो किसी कमीशन में जाते हैं या नहीं जाते। अब आप आ जाए, जो आपने 87-88 वाले दिन की कहानी सुनाई, जाहिर है वो आज हमने ही एक्सप्रेस पे ब्रेक की, जैसे ही खबर आई मेरे लिए भी क्वेश्चन था, क्योंकि देखे ना जल्दी क्या, जनरल असलम बेग के वक्त में एक वाकया हुआ था, आसिफ नवाज जंजवा मरहूम की जब अपॉइंटमेंट हुई और क्राइसिस पैदा हुआ, बहुत पहले कर दी गई, और ईद पे उनके घर सिटिंग आर्मी चीफ के घर कोई जर्नल गया ही नहीं, सारे पहले उधर गए हैं। बिल्कुल सही, ये और बड़ा मतलब मैं सिर्फ एक मुमासलत दे रहा हूँ। उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब आइंदा फैसला हुआ या नहीं हुआ, एक काम हुआ और मैसेज दिया गया। मैं समझता हूँ ये एक मैसेज है। मुझसे कोई 2-3 हफ्ते पहले मैं किसी एक अहम आदमी से मिला, मैंने कहा क्या होगा ये जो जजेस की चल रही हैं, क्योंकि आप ध्यान में रखें कि वो जो क्यूरेटिव अपील है, वो क्यूरेटिव अपील है, वो जो नई उन्होंने कोशिश की थी इमरान खान साहब ने, जो अब कह रहे हैं कि जनाब वो मुझसे गलती हुई थी, और उससे गलती हुई जिसने आज इन्हीं काजी फायजी साहब का दोबारा अप्रूव की है एडवाइस के जी इनको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, आरिफ अलवी साहब ने, ठीक है। मतलब वो जो केस है ना, उसको उन्होंने खाम खा अपने पास रोक लिया। जब अटॉर्नी जनरल चैम्बर में बुला लिए थे, बड़ा बाइज्जत रास्ता था, लेकिन फिर लोगों के जहन में एक अभाम आ गया कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ये इस वक्त जो पनामा से नई लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू हुई है ना, अकामा की और मुख्तलिफ चीजें,
तो आप ये नहीं कह सकते जी फलां जज ने 10 जजों ने फैसला किया था तो उसको 11 जज बदलेंगे, ये 3 बदल देते हैं, बिल्कुल सही, ये 2 बदल देते हैं, ये जफरुल्ला साहब सही बता सकते हैं, भी बदल देता है। थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं। पहले ये इस खबर को ये समझते थे मामूली खबर है, नहीं, और इस पे तो जो ब्रेक नाफजा है एक पिंडी में, एक कुव्वत है कोर्ट के अंदर कि वो कहते हैं हम भी असर रखते हैं। मुझे बस वो एक फिक्रा कहना है कि एक बंदे से मैंने पूछा क्या बनेगा, उन्होंने कहा क्यामत आ गई तो चीफ जस्टिस काजी फायद इस्ता नहीं बनेगा, वरना तो बनेगा। मैंने सुन रखा है, बने। ये किसने कहा था वैसे? भाई एक अहम आदमी ने कहा। ठीक कह रहे हैं, आगे चले। अच्छा अमर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ना है और फिर ब्रेक लेनी है। ये फरमाइएगा कि अब जाहिर है कल की जो हेयरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेंच टूट जाए एक सिनेरियो है, और अगर ये बेंच नहीं टूटता और समाज शुरू हो जाती है तो दूसरा सिनेरियो है, और उसके बाद तीसरा सिनेरियो ये पैदा होगा कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा देती है तो एक सिनेरियो है, और अगर नहीं उड़ाती तो एक सिनेरियो है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मत ये फरमाइए सर, ये तो अजीब सी सूरत होगी। अब ये ऊंट किसी भी कड़वर बैठे तो नई खबरों का एक अंबार निकलेगा उसके नीचे से। देखिए चौधरी साहब, अब बैरिस्टर साहब की पहली किताब तो नैरेटिव पे थी, अगली किताब जो है वो भी नैरेटिव पे ही आएगी, मुझे लग ये रहा है। और दूसरी, मेरे ख्याल में ये पहला वाकया नहीं है कि किसी चीफ जस्टिस का जो नोटिफिकेशन है वो उतना गालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब का नोटिफिकेशन भी 2-2.5 महीने पहले हुआ था। और दूसरी बात ये कि एक है इफ्तिखार चौधरी साहब का, ये बात दुरुस्त है आपके। जी और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है वो भी। जी मेरे ख्याल में कोई बैरिस्टर साहब तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मामूली इंटरलिंक चीजें नहीं हैं, ये गैर मामूली सिचुएशन है। 3 महीने पहले किसी का नोटिफिकेशन होना, उसकी जब आप किसी का नोटिफिकेशन कर देते हैं ना, तो फिर जिस तरह हम और देखते हैं कि जैसे ही नया आर्मी चीफ का ऐलान होता है, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, तब्दील होनी शुरू हो जाती हैं, फ़ज़ा बन जाती है। यहाँ भी ये मैंने कल मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा था, और मालिक साहब इससे एग्री नहीं कर रहे थे कि उन्होंने कहा वेकेशन है। मैंने कहा ये बेंच बनेगी, लार्जर बेंच बनेगी, और इसमें वो जजेस भी शामिल होंगे बशमूल जो के दूसरा आम ये कहा जाता है कि वो दूसरे ख्याल के लोग हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि गालिबन चीफ जस्टिस को पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में इनकी पोजीशंस क्या रही हैं, फैज़ साहब की क्या रही हैं, या अफरीदी साहब की पोजीशन क्या रही हैं, खुद मुमकिन है कि वो ये चाह रहे हों कि ये वो भी उनको, हालांकि लास्ट केस था उसमें बदियाल साहब ने दूसरी पोजीशन ली थी मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। लेकिन एक और अहम बात यह है कि दोनों एतजाज हसन और लतीफ कोसा साहब ने पार्टी डिसिप्लिन की बहुत सी खिलाफ वर्जी की हैं, लेकिन कल इनकी मेंबरशिप जो है, आज इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई इन दोनों की। और क्योंकि केस में अब इन्होंने, ये भी एक अजीब सी बात है और मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है कि वो पिटिशनर्स जिनने पिटीशन फाइल की हुई हो वो जाके एक दिन पहले चीफ जस्टिस से मिलें और दूसरे दिन वो पिटीशन फिक्स हो जाए। ये भी एक गैर मामूली बात है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, सर ये भी एक गैर मामूली बात है। दूसरा, जवाद ख्वाजा साहब जो है साबिक चीफ जस्टिस है, क्या किसी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसा पिटीशन करनी चाहिए? ये भी एक बहुत सवाल है बड़ा। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि वो एज ए पिटीशनर, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, लिटिगेशन में नहीं जा सकता कोई साबिक चीफ जस्टिस। जी लिटिगेशन में नहीं जा सकता, यही मुझे कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें ऐसी हैं। और अगर जिस तरह आमिर कह रहे थे कि अगर फर्ज करें कल किसी भी वजह से कल ये बेंच टूट जाता है तो फिर गालिबन ये बेंच जल्दी नहीं बनती, फिर शायद हो सकता है कि इसको लगे, लेकिन ये मामूली चीजें नहीं है, नॉर्मल चीजें नहीं लग रही मुझे, ये गैर मामूली चीजें लग रही। ठीक हो गए। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब फैसले की तरफ आते हैं ना, स्पेकुलेशन है ना सर, कि अगर तो बेंच टूट जाता है एक सिनेरियो, फिर मैं कहता हूँ फिर क्या बनेगा, और दूसरा अगर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये 9 रुकनी बेंच ही होता है और ये कहता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के केस नहीं चल सकते, तो फिर
देखिए, मैं अब थोड़ा संजीदगी से अर्ज करता हूँ कि मैं खुद समझता हूँ कि ये गैर मामूली है। मजहर साहब ने ठीक कहा है। ठीक। एक बात जो बड़ी अजीब सी है ना, वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो है, अगर पहले होता रहा जिसमें ट्रायल होता रहा पंजाबियों का, नहीं पठानों का, बलोचों का, सिंधियों का, वो सुप्रीम कोर्ट कहते रही ठीक है। ठीक। अब अगर जमान पार्क के कुछ लोगों का केस आता है और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, तो डिफिकल्टी वैसे सुबैयत को हवा दे रहे हैं वैसे। नहीं, फैक्ट तो यही है। तख्त लाहौर तो है ना, मैं भी पंजाबी हूँ, तख्त लाहौर है। मतलब पंजाबी जजेस की बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात पंजाबी वुकला की भी, दूसरी बात, और पंजाबी मुलजमों की दूसरी एक और इश्यू समझ में मेरे आती है कि ये जो क्यूरेटिव रिव्यू की उन्होंने बात की है ना, ये एक सीरियस है। लाहौर में कुछ सीनियर जजेस, जिसमें शायद कुछ चीफ जस्टिस भी हों, वो इस पूरी कोशिश में थे कि क्यूरेटिव रिव्यू लगे, ठीक है, काजी साहब को फारिग किया जाए। फारिग किया जाए, ठीक। गालिबन ये एक नोटिफिकेशन उसके लिए भी है, और यकीनन एक नोटिफिकेशन है। क्या मतलब? और आज ये कि हमने ऐलान कर दिया, हम ही गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी आइन के मुताबिक ये चीफ बनेंगे। ठीक। इसलिए कि एक कोशिश है। ठीक है। क्यूरेटिव रिव्यू पाकिस्तान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1-2 केस किए हैं। क्यूरेटिव रिव्यू में जुल्फकार अली भुट्टो का केस पड़ा हुआ है। ठीक। 12 साल से वो कोई नहीं सुनेगा। पीपल्स पार्टी ने दायर किया, बाबरवान साहब, बाबरवान, उसका फिर भी हक बनता है। वो तो जुल्म हुआ था भुट्टो साहब पे ना। ये चीजें सब हैं, लेकिन ये मैं प्रिडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये बेंच सुनेगा नहीं। उसकी वजह है उसमें कुछ जज साहबान ऐसे हैं जो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम 184(3) के मुकदमे नहीं सुनेंगे जब तक ये तय ना हो जाए कि इसका बेंच कैसे बनेगा। लेकिन 184(3) तो नहीं है ना सर? ये नहीं, 184(3) है। ये 184(3) ये होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन बराह रास्त जाती ही आर्टिकल 184(3) के तहत है। इसके तहत जा नहीं सकती। और एक बात मैं और अर्ज करूंगा, इंडिया में इसका पैरेलल जो है आर्टिकल 32 है। ठीक। उनकी हिस्ट्री में 2-4 केस हुए, और पाकिस्तान में ये मिसयूज्ड है। ठीक है। अब अगर ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल का है, ठीक है, किसी जज के पास आप क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जाओ ना, आप उनसे कहते हो कि ये इशू है, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्या लिस्ट सामने है? क्या मैं जाऊं हाई कोर्ट में कि जो फला, वो कहेंगे आपको मैटर है ही नहीं अभी, आएगा तो हम सुनेंगे। आई डोंट नो इस थ्रेशोल्ड को ये कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है ना, वो मदर फिगर आजाद है। लेट अस सी क्या होता है। अब देखिए, इसके अंदर कोई मुतासरा पार्टी नहीं है, ना चौधरी एतजाज एहसन साहब, अभी फैसला ही नहीं हुआ, ना लतीफ खोसा साहब हैं, ना जवाद खाजा साहब हैं। इसके अंदर एक अजम्पशन है कि शायद चेयरमैन पीटीआई का केस आ जाए और उसे बचाने के लिए, तो ये अजम्पशंस की बुनियाद पे हो सकता है। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं ना, कानून ये कहता है कि लिस्ट जो है ना वो सामने हो, इश्यू सामने हो, पार्टियां सामने हो, कानून ये कहता है। अलबत्ता इसमें एक काम किया जा सकता है, वो ये है कि जो 4D जो सेक्शन है आर्मी एक्ट का, उसकी वैरियस को चैलेंज किया जाए। ठीक। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सैकड़ों केसेस इन्हीं अदालतों ने अपहोल्ड किए हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट की अगर वो आज कहते हैं कि जनाब आज के बाद मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का नहीं होगा, मैं मान लेता हूं, ठीक, उन बच्चों का क्या होगा जिनको सजाएं हो चुकी हैं, ठीक है, जो मौत चढ़ गए, ठीक है, क्या सिर्फ इसलिए कि वो किसी गरीब के थे या उनका डोमिसाइल कमजोर था? बिल्कुल सही। ये मैं एज ए पाकिस्तानी, मुझे आज तक इसका दुख है कि हमने बंगालियों के साथ ज्यादती की है, और फिर कल कोई ये ना कहे कि अब पंजाबी लीडर आ गए हैं तो और कवानीन है, और जब ये पठानों के बच्चे, बलोचों के बच्चे हो तो और कानून है। अदालतों को ये देखना पड़ेगा। मतलब साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये मसलन आज JIT में पेशी थी चेयरमैन पीटीआई की, और वो वहां पे नहीं गए, यानी आम जो इदारे हैं उनके बारे में उनकी ये राय है। और दूसरी तरफ ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हमारे ट्रायल नहीं होने चाहिए। तो अब आप फरमाइए कि क्या वाकई ट्रायल नहीं होने चाहिए और ये सिविलियन के जो केसेस हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में चलने चाहिए? देखिए, उसूली तौर पे तो यही होना चाहिए कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखिए हमने कभी भी अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने की तरफ हम गए ही नहीं। हम स्पेशल कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, हम मॉडल कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, हम एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ चले जाते हैं,
लेकिन हमने ना अपने सेशंस कोर्ट को बेहतर बनाया, ना हमने अपने हाई कोर्ट्स को बेहतर बनाया। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में भी अब वो रिफ्लेक्शन आ रही है। जब तक आप स्पेस दिए जा रहे हैं ना, आप एक पब्लिक स्पेस दे रहे हैं। 97 में एंटी टेररिज्म एक्ट जो आया, उसके तहत 7 दिन में फैसले होने थे, पहले महीने लगे, अब सालों लगते हैं। हाई कोर्ट में अपील में 14 साल लगे हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के केसेस को डिस्पोज ऑफ। उसके बावजूद भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, क्योंकि वो केसेस जिसमें कहीं कोई आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हों, उनके साथ सिविलियन इन्वॉल्व हों, वो समझ में आता है। ये जो केसेस हैं, फर्ज करें अगर आपने जिन्होंने GHQ पे अटैक किया, जिन्होंने एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, उनको आप सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करते हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर भी अहमद साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक आउट। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना से ये फरमाइए सर, ये एक सवाल है, एक इखलाकी तौर पे सवाल किया जाता है पाकिस्तान में बार बार कि सिविलियंस जो हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों चलने चाहिए? चौधरी साहब, इससे पहले चूंकि मदर साहब ने कहा कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है और वो है इफ्तिखार चौधरी साहब की, मैं मतलब एक तारीखी हकीकत बताऊं कि वो क्यों पहले पॉइंट किया गया। ठीक, इफ्तिखार चौधरी साहब पे जनरल मुशर्रफ मरहूम को एतराज ये था और उनकी टीम को, इतना तवील अरसा चीफ जस्टिस रहेगा अगर ये आ गया, इनकी मुद्दत कम की मतलब। और इफ्तिखार चौधरी साहब को ये बात पता चल गई थी, वो पाकिस्तान के हर उस बंदे के पास गए जो जनरल मुशर्रफ को कोई बात कह सकता था। ठीक, मुझे कैसे पता लगी? जब मुन्नस इलाही साहब का केस था, चौधरी शुजात साहब बड़े गुस्से में थे, उनका भांजे हैं वो, उन्हें कहा ये साढ़े कोल आया, उन्हें कहा मेरे तो कुरान चुका लो, मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करांगा, मैंने चीफ जस्टिस लवाओ, ये हुण साढ़े ते पै गया। ये जो हुआ ना, ये लॉबिंग का नतीजा था और फिर सबने भुगता। वो 184(3) और मेरी आज एजुकेशन में इजाफा हुआ। जोसेफुल्लाह साहब ने बड़ा मजे का पॉइंट उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में आ ही नहीं सकते आप डायरेक्ट। मैंने सारी पिटीशन देखी, एतजाज हसन और ये सब 184(3) के तहत है। ये मतलब हमारी भी एक एजुकेशन होगी ना, नहीं कि 184(3) में डायरेक्ट आप आते ही उसके तहत है। और यही तो वो सवाल है कि जब एक लॉ बन रहा है, उसके ऊपर बात हो रही है, जजेस ने अपना नुक्ता नजर कोर्ट के अंदर और वैसे लिख के पेश किया हुआ है, तो वो कल कैसे बैठेंगे? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब 3 वकला तो 3 जजेस तो गए नहीं, मतलब अगर एक भी उठता है तो बेंच तो टूटता है। ठीक है, ठीक है। मतलब आप, हमारी हिस्ट्री यही है, जब मिलिट्री कोर्ट बनी, नवाज शरीफ ने जो बनाई थी केस, उस वक्त मुझे ये बताएं कि हमारे जजेस, तो आपका ख्याल है 3 जजेस नहीं बैठे? ये हमारे साथ बहादुरान उस वक्त केस क्यों नहीं सुन रहे थे? इतनी अच्छी पैकेजेस तनख्वाहें, ये इसलिए नहीं है कि वो इसलिए है कि ये किसी दाएं बाएं मत देखें, आपको घर सब कुछ मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा, उतना ही मिलेगा, ताकि आप फैसले करें। लेकिन जब टीटीपी के केस आए, दूसरे आए, तो इन्होंने फैसले से इनकार कर दिया। ये फिर फौजी उस वक्त मदद को आए ना कि यही करेंगे। अब वो जो बात फौजी अफसरान की गई, तो क्या आपको और मुझे पता यकीन है कि कोई फौजी अफसर इन्वॉल्व नहीं था? कितने लोग उन्होंने सरेंडर किए हैं, क्या कुछ हुआ है? फौज का अपना एक सिस्टम है, वो अपने हिसाब से लेकर। बल्कि मैं अब एक वाकया कोट करने लगा हूं, ये जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताया था और उन्होंने ये कहा कि जब जस्टिस खोसा साहब का हल्फ हो रहा था तो मैं उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में था और मैंने उनसे कहा जी कि अच्छा हो गया कि आप चीफ जस्टिस बन गए हैं, लेकिन जो सवात ऑपरेशन हुआ था उसमें बेशुमार लोग जो हमारे पास अभी तक पड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको सिविल अथॉरिटीज़ के हवाले किया जाए ताकि उनके ट्रायल्स हों, लेकिन कोई ट्रायल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप चीफ जस्टिस हैं तो आप मेहरबानी करके इनका कुछ ना कुछ करें, हम कितनी देर रख सकते हैं उनको? तो कहने लगे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई इनको अपने पास ही रखें, हमारे पास आए तो फिर हो सकता है हम इन्हें रिहा करने पर मजबूर हो जाए। कहने लगे ये उस वक्त में कहने मैं तो हैरान रह गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह लो जी, मैं जनरल नकवी कत्ल हुआ था, मैं उनका वकील था, ठीक है, और मुलजिम कचहरी में खड़े होकर जज के सामने कहते थे कि हमने मारा, मैंने सुना है। अच्छा, मैं एक और बात करता हूँ, इंसाफ का आपको पाकिस्तान में मालूम हो जाएगा। सवात ऑपरेशन में एक लॉ बना था इन एड टू सिविल पावर, ठीक, जिसमें हमने लोगों को पकड़ा, उनके ट्रायल हुए, इंटरमेंट सेंटर, पता ना आपको, हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसको पेशावर हाई कोर्ट ने, जस्टिस सेठ वकार ने, मरहूम शहीद ने कह दिया कि ये इलीगल है। ठीक, उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। मैं इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था, जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार साहब के सामने ये केस लगा और उसको कर दिया गया एडजर्न। ठीक, आज तक केस लगा ही नहीं है। ठीक है।
और वो हजारों लोग जो हैं वो उसी मिलिट्री अथॉरिटीज के अंदर जो है सिस्टम में काम कर रहे हैं। यानी वही जो जनरल बाजवा की बात सुनाई। अंदाजा लगाओ यार कि क्या वो इंसान नहीं है? अगर इंसाफ का पैमाना एक है तो मैं तो कहता हूं सबके साथ, सिर्फ इसलिए कि अब इमरान खान है, मुझे इस पे बड़ा दुख है। आपको ख्याल है ये चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट दी जा रही है? ये उसके बचाई मुंह हमने तोड़ गया है, तो उसको बचाने की कोशिश। भाई अगर आप ह्यूमन राइट्स के लिए करते तो आप बलोचों के लिए खड़े हो, उनका ट्रायल इसमें नहीं होता। आप पठानों के लिए खड़े हो, साउथ पंजाब के बच्चों का ट्रायल इसके अंदर नहीं हुआ, और इन्हीं अदालतों ने उसको जस्टिफाई नहीं किया। क्या ये जो केस, हजारों केसेस आपको पता है जो हुए, गिरफ्तारियां है ना, मिलिट्री सेंटर में लोग थे, उनका कितने साल से अपील क्यों नहीं लगी? कोई पूछ सकता है? कोई बता सकता है? मैं रोज सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, मैंने नहीं देखा उसको। इंसाफ की देवी अंधी है, पट्टी लगी हुई है, हाथ में तलवार है और एक हाथ में तराजू है। हमारे यहाँ जो तलवार है ना वो लगती है भुट्टो पे, नवाज शरीफ के ऊपर, मेरे ऊपर, और तराजू झुक जाता है कभी सोने की तरफ, कभी इक़्तिदार की तरफ। ये जो बड़े बड़े केसेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान से आज तक, देखिए मुझे एज शहरी दुख है, और मैं तो ये कहता हूँ सिस्टम को टूटना चाहिए। और मजहर साहब ने बिल्कुल कहा, किस हुकूमत की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने कितना किया जस्टिस सिस्टम के लिए? रॉटन है। 25 साल लगते हैं एक सिविल कोर्ट में, 25 साल। मैंने जमाली साहब के सामने तकरीर की कराची में इस मसले पर, वो नाराज हो गए। एडीआर का सेमिनार था जी, सिद्दीकी साहब ने कराया था, साहब का चीफ जस्टिस ने। मैंने कहा देखें हमें एडीआर पे जाना, अल्टरनेट डिस्प्यूट पे जाना चाहिए, इसलिए कि 25 साल। और मैं नई बात बताऊं आज आपको, मैंने एक केस किया है मियां नवाज के साथ मिलकर, 100 साल में फैसला हुआ। 100 साल में फैसला हुआ? हलवाल की 100 साल में फैसला हो गया? हो गया। अच्छा, हलवाल में लैंड अलाट हुई 1902 में, ऊपर नीचे होते हुए 2002 में मैंने नौकरी छोड़ी थी। मेरा ये पहला केस था, मैंने सिस्ट किया। सिस्टम तो हमारा ये है। और अगली बात, जो लोग, मैं हक में नहीं हूं, मैं तो कहता हूं इंसाफ बेहतरीन हो, लेकिन अगर फैमिली कोर्ट में फैमिली केसेस जाते हैं, रेवेन्यू केस रेवेन्यू के पास जाता है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लोग तोड़ेंगे, चोरियां करेंगे, उसके लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल है, वहां जाना पड़ेगा। मसा ये फरमाइए सर, ये कहते हैं कि जब इंसाफ डिले होगा इतना ज्यादा कि 20 साल लग जाएंगे, तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं स्पेशल कोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। और दूसरा, इसको चेयरमैन पीटीआई के साथ नथी किया जा रहा है कि क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब के साथ है, वकला भी पंजाबी, जजेस भी पंजाबी, मीडिया भी पंजाबी, और ये उनको बचाने के लिए सब कोशिश की जा रही है। ये एक एतराज किया जा रहा है हर जगह पे। मुझे ये बताएं, काउंटर आर्गुमेंट है, जब कोई सिटिंग आर्मी ऑफिसर किसी सिविलियन पोजीशन पर जाता है, वहाँ के वो पर्क्स भी इस्तेमाल करता है, वहाँ की वो सारी मराहत भी लेता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई केस आ जाए तो वो केस सिविलियन कोर्ट में नहीं चल सकता। क्यों? वहाँ तो कोई आर्मी एक्ट अप्लाई नहीं होता, वहाँ तो एक सिविलियन लॉ, क्योंकि वो एज ए सिविलियन के, फर्ज करें कि इलेक्ट्रिक का एमडी बन जाए या वाटर बोर्ड का या कहीं भी लगते हैं, लेकिन उन पे अगर कोई केस आता है तो वो सिविलियन कोर्ट में नहीं चल सकता। तो फिर सिविलियंस के ट्रायल क्यों चल रहे हैं इस वक्त? नहीं, अच्छा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है, गलत होता है। ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो गए। बैरिस्टर साहब आपसे इत्तेफाक करते हैं। देखिए, सिर्फ बात मैं ये कर रहा हूं कि आप ये तय कर लें कि अगर हमने ये तय कर लिया है, स्पेशल कोर्ट्स तो और भी बनते हैं, स्पेशल ट्राइब्यूनल बनते हैं। नैब का केस जो है, नैब वाला केस स्पेशल ट्राइब्यूनल बना था, पिंडी साजिश केस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला था। ये सारी, हालांकि उसमें तो आपके लोग भी इन्वॉल्व थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस वक्त चला था। इस 50s की बात है। चीज़ बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम कब तक ये करते रहेंगे। अब कोई बलोच के अगर चलता है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सिंधियों का चलता है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि उनके चलते हैं तो मैं इसको सपोर्ट करूं, ये फिर हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं चीज़ों को। और अगर ये होता है, ये याद रखें, इसलिए कि मुझे आर्गुमेंट ये भी मलसा बार बार पिछले 2 दिनों से पूरे मीडिया के अंदर डिस्कस हो रहा है और सोशल मीडिया पे भी, कि इमरान खान साहब के दौर में 25 ऐसे मुकदमात हुए कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में चले और सजाएं हुई, और उसमें एतजाज ऐसा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया और उन केसेस को होने दिया गया। और अब क्योंकि एक और शख्स का केस होने लगा है तो ये तीनों सामने आ गए। नहीं,
नहीं, देखिए यही नहीं है असल में। इस मर्तबा फर्क क्या हुआ है? फर्क ये हुआ है कि कौमी असेंबली आपकी करारदाद पास करी, अभी तो फैसला नहीं हुआ कि उनका ट्रायल उसमें होगा या नहीं होगा। और आपकी कौमी असेंबली पार्लियामेंट, हम पब्लिक स्पेस दिए जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल स्पेस उनको दिए जा रहे हैं अपनी गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर। हम खुद नहीं बना रहे चीजों को बेहतर करने के लिए। मुझे जो पीटीआई के दौर में उसको किसने कंडेम नहीं किया? अगर इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने गलत किया। उस वक्त चाहे इदरीस खटक का केस हो, अली वजीर उस वक्त भी जेल में थे, आज भी जेल में, आज भी उठा के जेल में डाल दिया गया। ठीक। चीज ये हम चीजों को बेहतर नहीं बना रहे, हम अपना स्पेस दूसरे को दिए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं और मैंने छोटी सिपनी है राना साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सवाल बड़ा सिंपल सादा सा है कि जो वो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका ताल्लुक तो ज़ाहिर दूसरी पार्टी के साथ है। अब प्रेसिडेंट साहब ने ये काजी फायद ईसा साहब को नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया? क्योंकि चेयरमैन साहब तो इत्तेफाक नहीं करते होंगे इससे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। राना साहब फरमाइए कि सदर साहब ने नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन साहब को ही सूट करता होगा ये नोटिफिकेशन। वो ना, जब जनरल कैनी की एक्सटेंशन थी तो तय हो गया कि एक्सटेंशन देनी है। ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ था 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 साल, यूसुफ गिलानी साहब ने 3 साल। नहीं, मैं अब आपको सेक्रेटरी डिफेंस निकले, इधर स्टेक होती है, इधर फाइल होती है, वो आए और उन्होंने उनसे साइन करवाए। ठीक। उन्होंने साइन कर दिए। ठीक है। फिर जहाज उड़ता है, वो कराची चला जाता है, वहां भी एमएस मौजूद है। ठीक है। वहां साइन होते हैं और पता लगता है कि ये तो टर्न ओवर है। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो जब फैसले लिए जाते हैं तो साइन किए जाते हैं। मैं वैसे फैसल बावड़ा को इतना वजन नहीं देता। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट और चेयरमैन के दरमियान इख्तिलाफात। नहीं, जैसे फैसल बावड़ा जो कि गप्पे बहुत छोड़ते रहे ना, इस मुल्क में रेडी वाला भी टैक्स देगा, फलां देगा, इतनी नौकरियां आएंगी। लेकिन कल उन्होंने एक जगह कहा कि सदर मुमलिकत ने अपने चेयरमैन को डिच किया कि साइन पहले कर गए थे और पूछने बाद में चले गए। ठीक है ना, मतलब लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो कोई बात करनी होती है। तो देखें, फैसला हुआ, साइन हुए, प्रेस रिलीज ऐवान सदर ने जारी की। ठीक है। अगले 1 घंटे में से भी कम टाइम में ये बेंच बन गया। नहीं, वजारत कानून ने बकायदा नोटिफाई कर दिया। यानी हर चीज पहले से तय थी। स्पीड। सदर मुमलिकत ऑन बोर्ड थे। ठीक। अब उनका बेटा क्या ट्वीट करेगा इसके ऊपर उसको करना चाहिए, मलाइन करना चाहिए सदर मुमलिकत को, क्योंकि उनका बेटा तो पाकिस्तान की स्टेट के तमाम ऑर्गन्स को मलाइन करने में मास्टर है। तो उसे अब कर देना चाहिए कि आपने क्या किया बाबा। डॉक्टर साहब दांत खट्टे करने चाहिए थे। ठीक हो। तो दांत खट्टे क्यों नहीं किए उन्होंने? वो डेंटल डॉक्टर है, उन्होंने तो साइन कर दिए फौरन। ठीक हो। जबड़ा बचाया है, क्या किया है, एहतराम किया है रियासत का। क्योंकि जब वो दिल करता है वो कहते हैं मैं तो वज़ीर आज़म को ओथ नहीं लूंगा। मशवरे बाबर अवान, फवाद चौधरी सबसे के उन्होंने सब ने बताया कि ओथ तो लेना पड़ेगा, फिर छुट्टी चले गए। ठीक है। ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब का ओथ हो गया था, वरना वो तो थे तैयार, उस वक्त मामलात और थे। ठीक है। तो अब तो मामलात अपने हाथ में नहीं है। वैसे बैरिस्टर साहब आपका क्या ख्याल है? सदर साहब का कोई दिल बदल गया है, सदर साहब को मजबूर है, सदर साहब को महसूस ही हुआ कि चेयरमैन गलत कर रहा है? नहीं, मेरा ख्याल में इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। वो एडवाइस पे पाबंद है, उनको मालूम है कि बाकी एडवाइस के भी पाबंद है। वापस भी तो कर सकते हैं। बाद मामलात में मैं आपको बताऊं, बाद मामलात में आईन ने उसको हक दिया है कि रिकंसिडरेशन की भेज सकता है। इसमें तो गुंजाइश ही नहीं रिकंसिडरेशन की, आईन में लिखा हुआ है। ज़फरुल्लाह साहब सॉरी, क्या एडवाइस हर तरह की में हक नहीं है उनको कि वो एक दफा वापस भेज सकते हैं? लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ, वहां ये नहीं लिखा हुआ कि ये एडवाइस। मुझे मालूम है, लेकिन उसमें तो ग्राउंड वो देते हैं ना कि मेरी ये वजह आप रिव्यू करें। इसमें वो ग्राउंड दे ही नहीं सकते, इसलिए कि आइन में तयशुदा बात है। अलबत्ता वो ये जरूर कह सकते हैं प्यार मोहब्बत से, भाई इतनी जल्दी का है, अच्छा 2-4 दिन फाइल अपने पास रख लें। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि देखिए ना, ग्रैंड स्कीम ऑफ द थिंग्स जो है ना, जो चल रही है, सबको पता ही है। ठीक है। उसके अंदर ही हो गया है तो बस हो गया है। अब मामला आगे चढ़े, और उसका एक फायदा तो बहरहाल मुझे नजर आया है कि कम से कम वो जज साहबान जो पिछले कई सालों से 2-2 मरलों के केस सुन रहे थे, ठीक है, साइडलाइन थे, बड़े ऑनरेबल जज भी थे उनमें। मतलब काजी साहब तो चलो एक और बात है, नॉर्मल जज भी बहुत अच्छे जज हैं, जिनके सामने हमें आमतौर पर जाते हुए खुशी भी होती है कि सुनते हैं, फैसले करते हैं। वो भी किसी बेंच में नहीं बैठ रहे। चलो अच्छा है, मुल्क आगे बढ़ेगा। साहब की तरफ आपने जाना है,
लेकिन इसी प्रोग्राम में मैंने एक दफा कही थी, जब वो बहुत ज्यादा बात हो रही थी, एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस लिया जा सकता है। और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के आखिरी जज मौजूदा चीफ जस्टिस है, ठीक है, बाकी सब रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने ये बात कही थी कि इसमें जो रुकावट है वो सिर्फ और सिर्फ काजी फैज ईसा होंगे। अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस ले लिया गया और वो ओथ न लें तो मसला बन जाएगा। तो अब इसका मतलब ये होगा कि काजी साहब जो है वो अब अगर कोई उनके साथ और उन मामला तो ये ऑर्डर आ चुका है, अब वो चीफ जस्टिस हैं। फिर ओथ लेना किसने है? अगेन सदर मुमलिकत ने। जी सदर ने। सही बात। मजा ये फरमाइएगा, ये बहरान टल रहा है या बहरान नया पैदा हो रहा है सारी सूरत हाल से? पैदा हो रहा है। नहीं, बुरहान तो अपनी जगह बिल्कुल उसी तरह अभी तक खड़ा हुआ है। वैसे तो वो ख़त्म हो गया जिस तरह तूफ़ान की खबरें थी और अल्टीमेटली तूफ़ान टल गया, लेकिन मेरा ख्याल है बुरहान है। मैं बिल्कुल ये बात जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं एग्री करता हूँ कि इस मसले पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस क्या ऑब्जेक्शन लगा के वापस करते हैं? तो बनता नहीं ना, अल्टीमेटली तो होना है। एक पॉजिटिव मैसेज ही गया नए चीफ जस्टिस को कि कहीं तो उसके मसले को, क्योंकि आगे 12 सितंबर में तो सदर का टेन्योर पूरा हो रहा है ना, फिर तो उन्होंने आगे जाके इस पॉलिटिक्स भी करनी है, उन्होंने और भी चीजें करनी है। मेरा ख्याल कोई इशू नहीं बनाया इसको। अगर कहीं यह आता कि आप ना करें इस चीज को, तो वो मेरा ख्याल उन्होंने नॉर्मल चीजों को टैकल किया। इसमें इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स लग रही है, उसके अंदर जरूर लग रही है कि जो समरी गई है वो जल्दी क्यों। ठीक ठीक। मैं साहब आप दोबारा आपकी आवाज़ क्योंकि ख़राब हो रही थी, समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल एनी हो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। साथ कहा जाता है कि जब इंसान बदकिस्मत हो जाए तो वो ऊंट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता लड़ जाता है, या फिर अगर वो लेटा भी हो तो वहां से भी गिर जाता है। पाकिस्तान के अंदर शायद कोई बदकिस्मती का साया है कि एक बहरान खत्म होता है तो एक नया बहरान शुरू हो जाता है। अब अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि कल का दिन भी खैरियत से गुजर जाए और पाकिस्तान दोबारा अपनी पटरी पे आ जाए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना करके इस मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।